हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी कोड 508 का ब्लॉक 2 यूनिट 5 हमने लिया है। और इसमें जो लेसन चैप्टर का नेम है वो है कला शिक्षा में मूल्यांकन। और इसके अंतर्गत आज हमने 2 क्वेश्चन को लिया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलाओं में मूल्यांकन के सूचक और उनके लक्षण क्या क्या है। आपको ये बताना है कि कला में मूल्यांकन के सूचक, उससे अर्थ क्या निकलता है, उसके लक्षण या विशेषताएं क्या क्या है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कला में पोर्टफोलियो का निर्माण किस तरह से किया जाता है। और एक और क्वेश्चन है कि शिक्षक को मूल्यांकन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए ये सब कुछ ही देखते हैं इस वीडियो में। और इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके कमेंट्स आ रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए कि सीटेट और यूपीटेट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, 1 वीक आफ्टर 1 वीक यानी कि 4 या 5 मार्च के बाद से जो है हम आपके सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम कंटिन्यू आपको वीडियोज अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जब हम वीडियो डालें तो कंटिन्यू वीडियो हम आपको डालें और लाइव क्लास भी हम लेके आएंगे सीटेट के लिए। तो चलिए फिर वीडियो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कलाओं में मूल्यांकन के सूचकों का अर्थ व लक्षण की चर्चा करना है उदाहरण सहित। यहाँ पे कलाओं में मूल्यांकन के जो सूचक होते हैं उनका अर्थ क्या होता है और उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सूचक क्या कहलाता है। तो एक उपकरण जो आपको सूचना देता है वो सूचक कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में इंडिकेटर इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, आप एक घर से भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है ना, लाइट के बगल में जो इंडिकेटर लगा हुआ होता है बोर्ड में, रेड कलर का हल्का छोटा सा जलता है, यदि लाइट होती है तो जलता है, नहीं होती है लाइट तो नहीं जलता है। तो वो जब रेड कलर का होता है, जलता है, तो सूचना दे रहा है कि लाइट है। अब जैसे लाइट ऑफ हो गई, बंद हो गई, यानी लाइट चली गई, बिजली गई, तो वैसे वो भी ऑफ हो जाता है, तो वो ये बताता है कि लाइट नहीं है। ठीक है ना, तो हर एक ऐसा उपकरण जो हर एक किसी चीज की सूचना देता है वो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। सूचक एक गुणात्मक या मात्रात्मक चर है जो उपलब्धियों को मापने, एक मध्यस्थ से जुड़े परिवर्तनों के प्रवर्तन या निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता करने में एक समान और विश्वसनीय साधन है। बहुत सारे सूचक होते हैं। अगर हम कहें जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है वो भी एक सूचक होता है, वो हमें ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी के बारे में वो बताता है। बीपी मापने की जो मशीन होती है वो भी एक सूचक होता है। ठीक है, डायबिटीज मापने की जो मशीन होती है चेक करने की, हर एक सूचक जो किसी के बारे में सूचना दे वो सूचक कहलाता है। ठीक है ना, सॉरी, हर एक उपकरण जो किसी की सूचना देता है वो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। वो सभी तरह का हो सकता है। ठीक है ना, गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। और उससे जो जुड़े हुए होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे यदि आपने बीपी चेक किया तो बीपी जिससे आपने चेक किया, जिस उपकरण से, वो सूचक हो गया। अब वो क्या होता है कि वो मात्रात्मक हो जाता है, क्योंकि बीपी कम है या हाई है या लो है ये इसमें पता चलता है। ठीक है ना, और साथ में ही फिर उसके बाद उसमें जो परिवर्तन हो जाते हैं और उससे जो निष्पादन यानी उसका फिर जो सॉल्यूशन, जो समाधान किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, सूचक उपलब्धियों के बारे में है, किंतु ये अपने आप में अंतिम नहीं है। सूचक उपलब्धि के बारे में तो है, जो हमें अचीवमेंट प्राप्त होता है, लेकिन अपने आप में वहीं पे सूचक का काम खत्म नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि एक एकल सूचक अधिगम के रूप में एक ऐसे जटिल तथ्य के बारे में विरले ही लाभप्रद सूचना प्रदान कर सकता है। और सूचक प्राय स्थितियों के बारे में अधिक से अधिक सटीक सूचना उत्पन्न करने के लिए प्रतिरूप किए गए हैं। और सूचक का उद्देश्य प्रणाली की प्रकृति का चित्रण इसके घटकों के माध्यम से करना है। वे कैसे संबंधित हैं और वे कैसे हमारे समय को परिवर्तित करते हैं। अभी तो हमने सूचक के बारे में देखा, तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, 2-3 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सूचक को अगर हम अधिगम से, सीखने से जोड़ा जाए तो ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लाभप्रद होते हैं वो सूचना प्रदान करते हैं। बिरले यानी बहुत कम ही ऐसे जटिल तत्व कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनमें बहुत ही कम ऐसे सूचक मिलते हैं जो हमें लाभप्रद होते हैं हमारे लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें देते हों। यहाँ पे एक चीज जरूर देख सकते हैं कि सूचक होता है वो अधिक से अधिक सटीक सूचना जो है वो हमें देता है। ठीक है, और जो इसका चित्रण होता है घटकों के माध्यम से किया जाता है, वो कैसे संबंधित है, किस चीज से उसका रिलेशन है। ठीक है ना, वो कैसे हमारे जो टाइम, हमारा समय है उसको कैसे परिवर्तित करता है, कैसे चेंज करता है। ये सूचना जो होती है कुछ लक्ष्य विद्या, क्योंकि सूचक के माध्यम से सूचना मिलती है, तो जो सूचना होती है कुछ लक्ष्य विद्यार्थियों की प्रगति के निर्णय के प्रति प्रयुक्त हो सकती है। एक सूचक क्या कर सकता है, अब सूचक क्या कर सकता है, उसके क्या काम हो सकते हैं सूचक के, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला काम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओके, कि लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्थापित करता है सूचक। कार्यक्रम का मूल्यांकन करना होता है सूचक का काम। समस्याओं को अधिक स्पष्ट से कहना और वर्णन करना, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिए, जो समस्या होती है उसको नापता है, फिर वो बताता है कि क्या प्रॉब्लम ज्यादा है या कठिन है, कम है।
एक अच्छे सूचक के निम्नलिखित लक्षण, अब यहाँ पे लक्षण देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। ये भी तो ये काम थे सूचक के, ठीक है ना। अब यहाँ पे लक्षण देख लेते हैं, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये शिक्षकों को लाभप्रद सूचना प्रदान करता है। अधिगम में जो सूचक होता है उपकरण, तो उपकरण में यहाँ टीचिंग टूल्स जो होते हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए अधिगम में सीखने में टीचिंग टूल्स को ले लीजिए, जो जो भी उपकरण होते हैं, जो जो भी टीचर यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे शिक्षकों को लाभप्रद सूचना प्रदान करता ही है, क्योंकि शिक्षक इसका यूज करता है। यह अन्य सूचकों के साथ जुड़ने को स्वीकृत भी दे देता है। एक साथ में 2, 3, 4 टूल्स जो है वो टीचर जो है वो यूज कर सकते हैं, शिक्षण उपकरण जो होते हैं। कोई उद्देश्य से कितना दूर और कितना पास है, इसको भी ये माप लेता है, ठीक है ना, कि कितना लोगों से बन रहा है, उस सूचक के माध्यम से पता चल जाता है। और दूसरा आगे देख लेते हैं कि समस्यात्मक स्थितियों को पहचानने में सहायता भी करता है। जो भी समस्या होती है और उनको ये पहचान लेता है। इनकी योग्यता है सूचना का संप्रेषण करना, और यह इसके मूल्यों का मानक से तुलना करने में भी सहायता करता है। तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि शिक्षक जो होता है उसको यहाँ पे लाभ बेनिफिट मिलता है सूचक के माध्यम से, सूचना जो प्रदान करता है सूचक, ठीक है। और ये बहुत सारे सूचक को जो है हम एक साथ में जोड़ सकते हैं। कहाँ कौन सी वस्तु या जो विद्यार्थी के लिए जो उद्देश्य बनाए गए हैं वो कितना उससे दूर है, कितना उससे पास है, इसका भी पता चल जाता है। किसके माध्यम से? सूचक के माध्यम से, जो सूचना हमें मिलती है। जो भी समस्या होती है उससे भी निपटने में सहायता हमें मिलती है, ठीक है। योग्यताओं की सूचना इसमें हमें मिलती है और मूल्यों के जो मानक से तुलना करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्यापक रूप से जो विकसित सूचक है वो कौन कौन से है। तो भौतिक और गतिक विकास ले लेते हैं, ठीक है। भौतिक और गतिक विकास में सहन शक्ति और गतिविधि पर होता है, ठीक है। लालित्य, सतर्कता, आंख हाथ संयोजन, स्थूल गति विकास, उत्कृष्ट गति विकास, इतनी चीजें हमें भौतिक और गतिक विकास में मिलती हैं। उसी तरह से मानसिक विकास में सूचक होते हैं क्या क्या सूचना देते हैं। तो जैसे अवलोकन करना, स्मृति, संकल्पना की स्पष्टता, समस्या समाधान, सूचना की समझ बनाना, भाषा विकास, तार्किक विकास, चीजों घटनाओं आदि को महसूस करना, ये सभी चीजें, ठीक है ना, किसके अंतर्गत? मानसिक विकास के अंतर्गत सूचना, ठीक है। अब सामाजिक संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत तो वयस्कों से पाठों से संबंधित होता है, सूचना देता है, अन्यों के साथ समझ करने की सूचना देता है, सहयोग की सूचना, पहल करना, समायोजन, भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति देता है। तो ये हमारा जो था वो पहला क्वेश्चन था, ओके। अब हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, मूल्यांकन करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ठीक है ना, कि मूल्यांकन करते समय शिक्षक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चे की कला के साथ कुछ समय दें, ठीक है ना, क्योंकि कला के अंतर्गत आप मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। और उसके कार्य के लिए कुछ सम्मान हो, अगर वो कार्य अच्छा करता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। उत्सुकता दिखाएं, पूछें कि वे कल गतिविधि के समय क्या अनुभव करते हैं, ठीक है ना, कला गतिविधि के समय क्या वो अनुभव करते हैं। एक बच्चे की दूसरे से तुलना कभी भी ना करें कि उसने बहुत अच्छा किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि उससे ये कहें कि आपने बहुत अच्छा किया है। यह बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन होता है और जब तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण ना हो तो कलाकार को संरक्षित रखें। तो ये एक टीचर के कार्य होते हैं। और भी देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिपुष्टि देनी चाहिए कि जिस पर बच्चे को कार्य करना जरूरी है। फीडबैक यहाँ पे देना चाहिए। कहने से पहले सोचना चाहिए, आपकी टिप्पणी बौद्धिक, लाभदायक और बच्चे की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। जनरली हमने बहुत से टीचरों को ऐसे देखा है कि स्कूल में जो होता है बच्चे से कुछ भी किसी भी टॉपिक, किसी भी चर्चा पे ऐसी बातें कर देते हैं जो बच्चों को नागवार लगती है, अच्छी नहीं लगती है, और घर में आके भी पेरेंट्स अपने इस चीज़ को बोलते हैं, फिर पेरेंट्स कंप्लेन करने जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका जो माइंड होता है इतना डेवलप नहीं होता, और किसी बात को बहुत जल्दी कैच करते हैं और दिल से लेते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ आप बोलिए कि बच्चों को अच्छा लगे। निष्कर्ष पर तुरंत ना पहुंचे और शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप फीडबैक देते हैं बच्चे के बारे में स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, और बच्चा आराम से उसको समझ सके। और निर्णय अच्छा या बुरा के संबंध में नहीं होना चाहिए। एवरेज आप रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि ठीक है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, आपको और भी मेहनत की जरूरत है, आपको और भी काम करने की जरूरत है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये था, एक शिक्षक को जो है मूल्यांकन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पोर्टफोलियो का निर्माण प्रायोगिक का वर्णन करना, यानी पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है उसका निर्माण का वर्णन करना है आपको। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है।
तो पोर्टफोलियो बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखाने के लिए अभिष्ट कला कार्यों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, आप तो बना भी चुके हैं पोर्टफोलियो, तो आपको पता है कि पोर्टफोलियो में क्या किया जाता है, ठीक है। और बच्चों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। कभी कभी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो एक कतरन रजिस्टर के रूप में प्रेषित हो सकता है और एक शिक्षक मूल्यांकन के लिए न केवल पोर्टफोलियो को अपना सकता है बल्कि यह भविष्य में कुछ निर्णयों को लेने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। और एक प्रभावी पोर्टफोलियो बच्चे की योग्यता और कौशल को बेहतर संभव प्रकाश में शुद्धता से प्रस्तुत करता है। तो देखिए यहाँ पे हर एक बच्चे का अपना एक पोर्टफोलियो होता है, स्कूल में जो रखा जाता है वो टीचर को बनाना पड़ता है, उस क्लास टीचर को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। जो टीचर है पोर्टफोलियो का यूज सिर्फ मूल्यांकन बस के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पोर्टफोलियो एक बार बच्चे का बन जाता है तो आगे चल के भी ये बताता है कि वो बच्चा किस तरह का है, तो उसमें भी एक भूमिका निभाता है। एक प्रभावी जो पोर्टफोलियो होता है वो बच्चे की योग्यता और कौशल को बेहतर तरह से प्रकाशित करता है कि बच्चा किस तरह का है। पोर्टफोलियो में तो लिखा जाता है कि बच्चा किस तरह का है, उसकी आदतें, उसकी हैबिट, उसका इंटरेस्ट, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, सभी चीजें उसमें होती हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो के माध्यम से कला अपने आप से बात करती है। वर्ष या सत्र के अंत तक जब सभी कलाकार एक पोर्टफोलियो में एकत्रित होता है तब शिक्षक बच्चे की वृद्धि के बारे में अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 5th क्लास के बच्चे का पोर्टफोलियो कला में बना रहे हैं, तो आप जितने भी उससे कला से संबंधित चीजें बनवाते हैं उस पोर्टफोलियो में लिखते हैं और वो उसने किस तरह से बनाया है, अपना फीडबैक भी आप उसमें देते हैं। और कंटिन्यू करते करते जब लास्ट आता है और मेन एनुअल एग्जाम्स होते हैं उस वक्त एक पोर्टफोलियो एक बच्चे का अच्छी तरह से तैयार हो जाता है और आप उसमें देख पाते हैं कि बच्चा जो है वो अच्छी वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो जो कला के मामले में वो सही है या नहीं है। पोर्टफोलियो का रखरखाव कैसे करना है, तो एक अच्छे पोर्टफोलियो में विविध प्रकार के अच्छी कार्य संख्या में होने चाहिए और एक शिक्षक गहराई में अन्वेषण कर सकता है। तो जो भी कार्य वहाँ पे होने चाहिए अच्छी तरह से उस पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि जो टीचर है अगर उसकी जांच करे तो अच्छे से कर सके। विभिन्न प्रकार के कला कार्यों के बारे में सोच सकता है। कार्य को पोर्टफोलियो में शामिल करना अच्छा है जो कि बच्चे की सृजनात्मकता को परिवर्तित करता है। जनरली पोर्टफोलियो जो होता है कि स्कूल में बच्चे के एजुकेशनल चीजों को लेकर बनाया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, ये वगैरह सब चीजें रखी जाती है। लेकिन अगर आप कला का भी एक पोर्टफोलियो बनाए तो बच्चों के लिए अच्छा होता है और इसमें बच्चे बहुत अच्छा सृजनात्मकता जो उनकी क्रिएटिविटी होती है कि वो और भी क्षेत्रों में पढ़ने के अलावा जो और भी क्षेत्र हैं उनमें भी वो आगे है। एक बच्चा जो पोर्टफोलियो सम्मिलित कर रहा है मौलिक चिंतन, कल्पना और कौशलों का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए कला में क्या होता है, अगर मान लीजिए बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है तो इस ड्राइंग में जरूरी नहीं है कि आपने जो उसको कंटेंट दिए हैं, जो सब्जेक्ट दिए हैं वही उसी तरह से बनाए। यानी उस ड्राइंग से बच्चे की चिंतन का पता चलता है कि बच्चा की कल्पना का पता चलता है कि बच्चा जो है कितना हुनर वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्राइंग में अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिस ड्राइंग को देख के लगता है कि वाह ये आपने बनाया, हो नहीं सकता, या आपने बिल्कुल हूबहू A to Z उसी तरह का बना दिया है जो हमने दिया था। तो ये होता है कौशल और यहाँ मात्रा की अपेक्षा गुणात्मकता अधिक महत्वपूर्ण है और यानी गुण होना उसमें जरूरी है। और यह एक पोर्टफोलियो में निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती है। तो एक पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे चित्रकला में भी आप जो है पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक पोर्टफोलियो में चित्रकला के अच्छे उदाहरण विभिन्न माध्यमों में होने चाहिए, जैसे पेस्टल, रंगीन, पेंसिल है, मार्कर है, स्याही है, चारकोल आदि, ये सभी किसमें आ सकते हैं, चित्रकला में। एक स्केच पुस्तिका भी शामिल की जा सकती है और चित्रकला में वस्तुओं, प्रकृति और पर्यावरण शामिल हो सकते हैं। तो चित्रकला में पोर्टफोलियो के माध्यम से आप क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब ले लेते हैं पेंटिंग। तो इसमें जो एक्रिलिक, तैली, पेस्टल, जल रंग, पेंटिंग्स, रंगीन माध्यमों से बनी चित्रकला जो होती है भी स्थान ले सकती है पोर्टफोलियो में। अब डिजाइनर में पोस्टर, लेआउट, ग्राफ, नक्शे आदि जो होते हैं आप इनको शामिल कर सकते हैं। कोलाज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो आप पढ़ लीजिएगा। यह कागज पर विभिन्न सामग्रियों को चिपकाकर सृजित किया गया कला कार्य है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रंगीन कागज, अन्य वस्तु जैसे बटन, वस्त्र, पंख आदि होते हैं। तो बच्चे इन विधियों से अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं। अब आपने कोई चीजें बनाने के लिए कह दी कि कोलाज के माध्यम से आपको बनाना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। बच्चे जो बटन और पंख वगैरह यूज करके या फिर जो रंगीन कागज ग्लेस कागज आते हैं उनसे भी बच्चे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। छपाई,
छाप लेने के बहुत से तरीके हैं। अब आपने बच्चों को कह दी प्रिंटिंग, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रिंट करने के लिए कि आपको प्रिंटिंग जो है वो करना है। अब बच्चे कैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से वो प्रिंटिंग कर सकते हैं, छपाई कर सकते हैं, स्टैंड पैड है, सब पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, इरेजर इत्यादि से। यहाँ पे अगर पत्तियों की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो जो लेडी फिंगर्स भिंडी होती है उससे बहुत अच्छे चित्र बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे डायग्राम बन जाते हैं। भिंडी को काटिए पीस में और एक पीस को उठाइए और उसमें कलरिंग पे रखिए या फिर ब्रश के माध्यम से उसमें आप कलर करके सीधे उसको कर, बहुत अच्छी इससे पेंटिंग बनती है। और जब बच्चे इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इसे पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में नोट संबंधी टिप्पणियां और प्रश्न हो सकते हैं और शिक्षक बच्चों को कागज पर खाली थैला या खाली फाइल लाने को कह सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को अपने तरीके से सजाने उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कला के बारे में पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे कला में एक किस तरह से बन सकता है, आप ऐसे भी और जोड़ सकते हैं। एक मान लीजिए कि आपने फाइल बच्चों से मंगवा लिया और फाइल के अंदर जितने भी आपने अभी तक कला से संबंधित जो भी चीज़ें डायग्राम उनको बनाने के लिए दिए हैं, तो आप उन पे कह सकते हैं कि आप इसमें इस फाइल के अंदर आप सबसे पहले एक पेज लगाइए, उस पर अपने नेम से स्कूल का नाम सब चीज़ लिखिए और इसके बाद जो जो आपने बनाया है उन चीज़ों को इसमें लगाते जाइए। तो इस तरह से भी पोर्टफोलियो बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।